अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने बीकॉम के हर टाइप के क्वेश्चन के हवाले से बात की और उसको बीबीए वगैरह के अंदर भी पढ़ाया जाता है। आज के क्वेश्चन में जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम एनालिसिस ऑफ रेशियोज भी करेंगे। ये क्वेश्चन हमने चैप्टर 15 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नोरिन ब्रीवर एडिशन 15 से ये क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बीकॉम वालों के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीबीए, एमकॉम, इसके अलावा एमबीए, सीए, एसीसी और जितने भी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं जहाँ पर भी ये पढ़ाया जाता है या जिन जिन कोर्सेज में आता है उन सब के लिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम्प्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पेपर इंडस्ट्रीज एज फॉलोज। ठीक है ना, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें एक बैलेंस शीट है और आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, इनका मिसिंग फिगर है और आपने उन मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करके इसको फिल करना है। अब बैलेंस शीट में आपके पास कैश नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, तो टोटल करंट एसेट भी मालूम नहीं, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट नहीं है, टोटल एसेट भी मालूम नहीं। लाइबिलिटीज़ में जस्ट करंट लाइबिलिटीज़ मालूम है जो कि $320,000 हैं। बॉन्ड्स पेबल मालूम नहीं है, टोटल लाइबिलिटीज़ इस वजह से ये भी अननोन है। कॉमन स्टॉक आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक शेयर $5 का है, उसकी पार वैल्यू $5 है। रिटेन अर्निंग मालूम नहीं है, स्टॉक होल्डर भी टोटल इसी वजह से मालूम नहीं है और टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटीज़ भी आपको टोटल मालूम नहीं है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो आपके पास सेल्स 42 लाख गिवन है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं, इसलिए ग्रॉस मार्जिन भी मालूम नहीं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस मालूम नहीं, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मालूम नहीं। इसी तरीके से 80,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस तो मौजूद है, नेट इनकम बिफोर टैक्स मालूम नहीं, इसी वजह से आपके पास इनकम टैक्स मालूम नहीं, टैक्स का रेट आपके पास 30% गिवन है और नेट इनकम भी आपको मालूम नहीं है। तो ये तो मिसिंग फिगर थे। आगे इसके हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसको फिल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द कंपनी। कंपनी के हवाले से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। ऑल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर ऑन अकाउंट। जितनी भी आपने सेल्स की है ना वो ऑन अकाउंट है, उसमें कैश की सेल्स नहीं है। देयर वॉज नो चेंज इन द नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं है कॉमन आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने कोई एडिशनल शेयर्स इशू नहीं किए ताकि आपका कैपिटल इंक्रीज हो और ना ही आपने अपना कोई मार्केट का शेयर रीपरचेज किया है। इसी तरीके से सी में कह रहे हैं कि द इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है जो 80,000 मौजूद था इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिलेट्स टू द बॉन्ड पेबल, वो बॉन्ड्स पेबल से रिलेट करता है। अगर मैं आपको वापस पीछे लेकर जाऊं तो यहाँ पर ये देखें कि लाइबिलिटीज जो हैं बॉन्ड्स पेबल लाइबिलिटी वो 10% है, यानी कि इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है। तो उस यहाँ पर कोई अमाउंट लगी होगी जिसकी वजह से ये 80,000 आया होगा, तो हम रिवर्स करके उसकी टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। सो आपको क्या कह रहे हैं कि सिलेक्टेड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। इस साल के शुरू में जो सिलेक्टेड बिगिनिंग बैलेंसेज आपको दे रहे हैं ना वो अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग का है। आपके पास ओपनिंग में $270,000 का अकाउंट रिसीवेबल था, कस्टमर से कलेक्शन थी, इन्वेंट्री $360,000 की थी और टोटल एसेट आपके पास कह रहे हैं कि बिगिनिंग में $18 लाख के थे। इसी तरीके से सिलेक्टेड फाइनेंशियल रेशियोज आपके पास जो है कंप्यूटेड फ्रॉम द स्टेटमेंट इस करंट ईयर के वो ये रहे। अर्निंग पर शेयर है $2.30, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.875 है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 14 टाइम्स है, करंट रेशियो आपके पास 2.75 है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट 18% है, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड जो आपके पास है वो 6.75 टाइम्स है। इसी तरीके से एसेट टेस्ट रेशियो जो है वो 1.25 है और इन्वेंट्री टर्नओवर 6.5 टाइम्स है। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कंप्यूट द मिसिंग अमाउंट। मिसिंग अमाउंट आपको मालूम करनी है ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंट में आपको कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड टेस्ट रेशियो एंड द करंट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो जो है उसको आप लिक्विड या क्विक रेशियो भी कहते हैं, जिसके अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटाकर बाकी के तमाम एसेट शामिल होते हैं। ठीक है ना, इन दोनों के अंदर ये फर्क होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और सबसे पहले देखें आंसर में हम किस तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। हम ये जो पीछे जितने भी रेशियोज गिवन हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम अपने मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे और हर रेशियो को खोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे आंसर्स आ जाएं। अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर था, उसने कहा था कि जितनी भी जो सेल्स है ना वो ऑन अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स होता है।
14 टाइम आपके पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है। नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास कितना है, 42 लाख है। एवरेज रिसीवेबल हम मालूम कर सकते हैं, जी सर मालूम कर सकते हैं, जो कि 3 लाख आ गया। ठीक है जी। अब एवरेज रिसीवेबल कैसे आता है कि बिगिनिंग अकाउंट रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल और डिवाइड करवा दें हम 2 से। अब उसने बिगिनिंग का अकाउंट रिसीवेबल तो दिया था, एंडिंग हम मालूम करेंगे ताकि हमारी बैलेंस शीट के अंदर आ जाए। सो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख था, 2 को हम वहां ले गए, डिवाइड हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल 270 बिगिनिंग जो है वो रह गया, मल्टीप्लाई किया 2 को 3 लाख से तो ये 6 लाख। आपके पास इन्वेंट्री की अमाउंट मौजूद नहीं थी, तो देखें करंट रेशियो में से अगर मैं एसेट टेस्ट रेशियो माइनस करूं तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेट टेस्ट रेशियो में प्रीपेड और इन्वेंट्री के अलावा तमाम एसेट होते हैं करंट रेशियो में, और इसलिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या मेरे पास इन्वेंट्री की अमाउंट आ सकती है, जी सर बिल्कुल आ सकती है। तो करंट रेशियो मेरे पास कितना था 2.75, माइनस किया एसेट टेस्ट रेशियो 1.25, तो ये आंसर 1.50 आता है। ठीक है, करंट रेशियो का अगर मैं खोलूं तो करंट रेशियो किसके बराबर है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, माइनस एसेट टेस्ट रेशियो किसके बराबर है, करंट रेशियो में से इन्वेंट्री माइनस करवा दूं क्योंकि उसमें इन्वेंट्री नहीं होती, बाकी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.50 हो गया। ओके जी। अब ये क्या है, आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो प्लस या माइनस आता है, तो आप क्या कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, तो करंट लायबिलिटीज कॉमन आ जाएगी, करंट एसेट में से आप क्या करेंगे कि करंट एसेट माइनस करवा देंगे कॉमन लेकर, और प्लस करवा देंगे इन्वेंट्रीज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आप करंट एसेट से करंट एसेट माइनस करवाएंगे तो वो कट जाएगा, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज बच जाएगा। करंट लायबिलिटीज आप रख देंगे यहाँ पर 320 आपके पास मौजूद थी, 1.50 जो उनके दरमियान का डिफरेंस आया था यहाँ ले जाकर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास कितनी आ जाएगी, 4,80,000 की आ जाएगी, जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट होगी। ठीक है जी। अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर लेना है ताकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो जाए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर आपके पास 6.5 टाइम्स था, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपके पास बिगिनिंग में इन्वेंट्री मौजूद थी, एंडिंग की अभी आपने निकाली, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास निकल सकती है। आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो एवरेज इन्वेंट्री 420 आ गई, वहां ले जाकर आपने मल्टीप्लाई करवा दी तो 27,30,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट भी आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस मौजूद था, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद था, तो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया निकाल सकते हैं। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस किसके बराबर हुआ होगा, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड की वैल्यू थी, क्योंकि उसने कहा था कि जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना वो बैलेंस शीट के अंदर मौजूद बॉन्ड के ऊपर है, तो इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया होगा उस वैल्यू को, तो तभी तो 80,000 आया होगा, लेकिन यहाँ वो वैल्यू मालूम नहीं है। 80,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड को हमने ऐसे ही रखा 10%, तो ये फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 10% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.1 आता है। 80,000 को 0.1 से डिवाइड किया तो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी आ जाएगी, यानी कि एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 8 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी। यहाँ पर इंग्लिश ऑथर की बुक है तो हम इसको डॉलर कहेंगे। ठीक है जी। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला कहता है डेट टू इक्विटी, डेट और इक्विटी का कंपैरिजन। ठीक है जी। तो डेट टू इक्विटी रेशो आपके पास मौजूद था 0.875, इक्विटी आपके पास अभी तक मौजूद नहीं थी तो इक्विटी निकाल लेंगे। डेट आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 88 लाख है और 320 आपने करंट लायबिलिटीज ऐड करवानी है, तो टोटल डेट आपके पास आ गया 11,20,000 रुपए का। यहां से आप इक्विटी को क्या करवाएंगे, डिवाइड करवा देंगे, सॉरी इक्विटी वहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 0.875 जो डेट टू इक्विटी रेशियो का आंसर था उसको लाकर डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास इक्विटी टोटल इक्विटी जो आ जाएगी वो 12,80,000 रुपए की आ जाएगी। ठीक है जी। ये 6 चीजें हमें मालूम हो गई बड़ी आसानी से। इसके बाद 7वीं चीज में हम क्या करेंगे, करंट रेशियो की मदद से अपने करंट एसेट निकाल लेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारे पास पहले से मौजूद थी। करंट रेशियो हमारे पास 2.75 था, करंट एसेट मालूम नहीं था, 320 डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, 320 मल्टीप्लाई बाय 2.75 तो करंट एसेट आ गए 8,80,000 रुपीज। ठीक है जी। अब इसकी मदद से हम कैश निकाल सकते हैं, जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे
कैश इज इक्वल टू करंट एसेट 880 आ गया। इसमें से इन्वेंट्री एंडिंग, क्योंकि एंडिंग ही बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना होता है, तो एंडिंग इन्वेंट्री भी 480 हम पीछे निकाल चुके हैं रेशियो के डिफरेंस की मदद से। इसी तरीके से माइनस करवा देंगे, हमारे पास तीन ही तो एसेट थे, कैश, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल। 330 हमने सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग भी निकाला था, तो करंट टोटल करंट एसेट में से हम दोनों चीजें माइनस करवा देंगे तो 70,000 हमारे पास कैश भी आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास टाइम इंटरेस्ट एंड टाई रेशियो जो है, जो कि हमें हमारी इंटरेस्ट पेमेंट एबिलिटी को बताता है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल सकते हैं, जिससे हमारी इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट पूरा हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। टाइम इंटरेस्ट एंड आपके पास 6.75 टाइम्स था, ईबीआईटी मालूम करेंगे। इंटरेस्ट आपके पास 80,000 था, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 540, जिसको वहां आप पुट कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले से आपने एवरेज इक्विटी शेयर्स निकालने के, आपके इक्विटी शेयर्स कितने थे, और उसने पहले ही आपसे कहा था कि आपने इस साल कोई एडिशनल शेयर इशू नहीं किया है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी। सो अर्निंग पर शेयर 2.30 था, नेट प्रॉफिट आपके पास 3,22,000 था, जो कि आपने उधर फाइंड आउट किया था, वो मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से फाइंड आउट किया था। एवरेज इक्विटी शेयर्स आपके पास आ गए, वहां डिवाइड करने थे 1,40,000। तो 10वें के बाद 11वीं चीज, आप कॉमन स्टॉक यानी कि टोटल शेयर कैपिटल निकाल लेंगे। एवरेज शेयर्स को पार वैल्यू $5 थी, मल्टीप्लाई करवाया तो कॉमन स्टॉक आपके पास 7 लाख आ जाएगा। इसके डिफरेंस है, क्योंकि टोटल इक्विटी पहले हम फाइंड आउट कर चुके थे 11,20,000, उसमें से 7 माइनस करवाएंगे तो बाकी की रिटेन अर्निंग हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास फिक्स एसेट में प्लांट इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, तो हम क्या करेंगे कि टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी जो है उसकी मदद से टोटल करंट एसेट माइनस करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब ये हमारे पास, मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करवा दिया, 24 लाख हमारे पास टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटीज कैसे आ गई, ये आप जरा चेक कर लें। मैं आपको वापस पीछे लेकर जाता हूँ। इक्विटी आपके पास ये आई है 1280, और आपके पास अगर मैं लायबिलिटीज को शो करवाऊं तो ये देखिएगा 8 और 320, ठीक है ना, 1120 और 1280, इन दोनों का मैंने प्लस करवाया है, यानी कि लायबिलिटीज का जो वहां पर थी डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए, और शेयर होल्डर इक्विटी, तो उनका प्लस करके 24 लाख आया, उसमें से करंट एसेट माइनस किए तो मेरे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट एक ही था, वो 15,20,000 रुपए आ गया। ठीक है जी। तो ये तमाम फिगर मेरे पास आ गए। अब इसकी मदद से मैं आपको बाकी चीजें निकालना सिखाऊंगा। अच्छा जी, अब सेल्स के अंदर तो मेरे पास 42 लाख वैल्यू मौजूद थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने पीछे निकाली तो माइनस किया, ग्रॉस मार्जिन आ गया 14,70,000। अब तक के हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस मालूम नहीं था, हमने पीछे नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसको ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, उसको टाई रेशियो की मदद से निकाला था, 540 वो निकला था। ठीक है जी। 540 में से हमने 80 माइनस करवाया, जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले से मौजूद था, तो 460 आपके पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आई। 460 के ऊपर हमने 30% अप्लाई किया, तो 138 जो है ना, वो आपके पास क्या आ गया, इनकम टैक्स आ गया, वो माइनस किया तो 320 आपके पास क्या आ गया, नेट इनकम आ गया। इसकी ही मदद से हमने, मैं आपको वापस पीछे लेके चलता हूं, इसकी ही मदद से हमने एवरेज इक्विटी शेयर्स निकाले हैं। अब एक चीज रह गई जो कि क्या है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखें, इसमें से ये माइनस करवाया होगा, सॉरी ग्रॉस मार्जिन में से हमने सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करवाया होगा, तभी तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आई होगी। ये तो ये अब तक मालूम नहीं थी, ये वहां ले जाकर माइनस करवा देंगे तो आपके पास 930 क्या आ जाएगा, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ जाएगा, जिससे आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज पूरी हो जाएंगी। ठीक है जी। बैलेंस शीट की बात करें तो कैश आपने डिफरेंस निकाल के 70,000 निकाला था, अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले 330 निकाला था, फिर इन्वेंट्री करंट और एसेट टेस्ट रेशियो के डिफरेंस से निकाला तो टोटल करंट एसेट 880 हो गए थे। प्लांट एंड इक्विपमेंट टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से माइनस करवाए, प्लस करवा के उसमें टोटल लायबिलिटीज माइनस करवाए थे करंट एसेट, तो ये यहाँ से आया था, तो टोटल एसेट आपने प्लस करवाए 24 लाख आ गए, करंट लायबिलिटीज मौजूद थी। बॉन्ड्स पेबल आपने निकाला था अपनी ही इंटरेस्ट और फेस वैल्यू की मदद से, तो 1120 आ गया, जिसका हमने टोटल वहां पर भी देखा था उसके रेशो में।
कॉमन स्टॉक आपके पास 7 लाख था, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी 1280 जो आई थी उसमें से आपने ये माइनस करवाया, तो आपके पास 580 जो है ना 580 वो टोटल रिटेन अर्निंग है। अब टोटल रिटेन अर्निंग में इस साल की इनकम तो इतनी है, पिछली वाली आपके पास 258 थी, इसका मतलब पहले से आपके पास 258 रिटेन अर्निंग थी, इस साल 322 आपने कमाया, तो 580 आपकी इस साल की रिटेन अर्निंग टोटल होगी, जिसको प्लस करवाया तो 1280 स्टॉक होल्डर इक्विटी और 1120 यानी कि 11,20,000 टोटल लाइबिलिटीज को प्लस करवाया टू 24 लाख, और यहाँ टोटल ऐसे 24 लाख एक दूसरे के बराबर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।